नमस्कार, मैं हूं विशाल इंग्लिश। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का मंथन पंजाब। जिस तरह से हम अलग अलग हस्तियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और वहीं पर पंजाब सरकार के मंत्री भी बता रहे हैं अपने विभागों की कारगुजारी। फिलहाल इस समय हमारे साथ पंजाब की कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी मौजूद हैं। मैम, मंथन में आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है नई पारी की नई शुरुआत? बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई सोच, नया चेहरा, नए काम, नए फैसले, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी अहम विभाग आपके पास है, रेवेन्यू है, इसी तरह कुदरती आफत प्रबंधन भी आपके पास है और कुछ और डिपार्टमेंट्स भी हैं आपके साथ। मेरे पास इस समय सिर्फ रेवेन्यू और रिहैबिलिटेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट है कि जो कुदरती आपदा, नेचुरल कैलामिटीज़ अगर कोई हैं या कहीं पे जैसे कोविड का पीछे काफ़ी के कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो उसमें भी हमने काफ़ी हेल्प की। लेकिन इस बार सबसे बड़ी कुदरत की मार पंजाब के किसान के ऊपर पड़ी है और जिस तरह से आपके पास रेवेन्यू भी है और दोनों विभाग आपके पास हैं और कहा जा रहा था कि जो गुलाबी सुंडी है उसने मालवा की जो कॉटन बेल्ट है उस पर काफ़ी बड़ा अटैक किया। जी, काफ़ी नुकसान हुआ है इसके कारण, और लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कुछ उनकी सहायता जो है, मदद जो है किसानां दी वो की जाए। तो आपका क्या मानना है कि किस तरह से सरकार मदद कर रही है, क्योंकि काफ़ी कहा जा रहा है कि आर्थिक तौर पर जो किसान थे वो बर्बाद हो गए? देखिए, ऐसे है कि हम जिसको मदद कहते हैं वो हम पूरा भरपाई तो नहीं कर सकते, पर हाँ जो भी आर्थिक रूप से हम उनको फिर से पैरों पे खड़ा होने के लिए जो मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो हमने की है। जैसे कि 7,000 एकड़ के करीब जो फसल थी उसका नुकसान हुआ। 7,000 जो एकड़ जो फसल है वो टोटल थी, उसमें से 4,500 एकड़ जो तकरीबन जो रकबे का ज़मीन थी वहाँ पे इस फसल का बहुत नुकसान हुआ। इसमें बरनाला, संगरूर, मुक्तसर साहब, बठिंडा ये ज़िले इसमें आते थे। तो हमने 3 स्लैब्स जो हैं वो बनाए कि जिनका 26 से 32% नुकसान है, उनका 2,000 प्रति एकड़ हमने तय किया, और उसके बाद 33 से 75% जो है जिनका नुकसान हुआ है उनको हमने 5400 रुपये 5400 रुपीज़ जो है वो पर एकड़ का हमने मुआवजा दिया। और इसके अलावा जो 76 से 100% जिनका टोटल लॉस था उनको हमने 12,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है। सो हमने कोशिश की है कि अपनी तरफ से जो हो सकता था बजट के मुताबिक वो हमने किया है। वैसे डिमांड तो उनकी किसानों की ज़्यादा की थी, पर उतना हम नहीं कर पाए। जितना हम कर पाए वो हमने अनाउंसमेंट भी कर दिया, पैसा भी चला गया। ये सारी जो थी गिरदावरी की गई थी पटवारियों द्वारा की गई, जहाँ फिर सैटेलाइट के थ्रू की गई? ये ज़्यादा तो आजकल इतने हम एडवांस्ड नहीं हैं कि ये पटवारियों के थ्रू ही किया गया है सर्वे, लेकिन मेरी एक सोच है कि हमें ये सारा डाटा जो है हम टेक्निकल तरीके से लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार इतना नुकसान नहीं होता जितना कि दिखाया जाता है। तो हमें वो फिज़िकल वेरिफिकेशन 2-2, 3-3 बार करनी पड़ती है। उससे क्या होता है कि 2-3 फसलें उसके बाद की भी वो निकल जाती हैं, और हमें असली जो उस समय का जो मुश्किल आपदा जो आई थी उसके बारे में हम सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सो हम काफ़ी ऐसे प्लान्स हैं दिमाग में कि जो हम करना पाएंगे, पर अब ये है कि समय थोड़ा कम है, अगली सरकार में देखते हैं। पिछली सरकार में भी आप कैबिनेट मिनिस्टर थी, और पिछली में और इसमें किस तरह लग रहा है? ठीक है, जो जिम्मेवारी दी गई है उसको मुझे ये इस बात की सेटिस्फेक्शन है, तसल्ली है कि वो काम मैंने अच्छी तरह से निभाया। मेरे पास पहले सरकार बनते ही मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया,
तो काफ़ी पॉलिसीज़ जो हैं एजुकेशन के, मुझे लगता था कि जो स्कूल एजुकेशन है उसमें वाकई बहुत सारी गुंजाइश है कि हम उसमें सुधार कर सकते हैं। और बच्चों का जो बेस है वो तो स्कूल एजुकेशन में ही बनता है। और हमारे जो आम तौर पे जनता है, जितने लोग हैं हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। तो क्यों नहीं हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर जो है सुविधाएं जो हैं वो सरकारी स्कूलों में क्यों ना पैदा की जाएं। सो काफ़ी बड़े फैसले जो थे तब भी लिए गए थे। तब आपने कौन कौन से फैसले किए? तब हमने प्री प्राइमरी शुरू किया, जो सबसे ज़रूरी था कि 6 साल का बच्चा जो है, वो जो प्रोविज़न है कि 6 साल का बच्चा ही सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकता है। लेकिन जबकि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो 2.5 साल के 3 साल के बच्चा भी प्री प्राइमरी में चला जाता है, जबकि सरकारी स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं थी। सो हमने ये शुरुआत की। ठीक है, थोड़ी बहुत बॉटलनेक्स, थोड़ी बहुत मुश्किलें, रुकावटें तो आईं, और अभी भी 1-2 चीज़ें हैं जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। मसलन के तौर पे मसलन की जैसे आंगनवाड़ियों के साथ थोड़ा बहुत इशू है, वो भी हमने कोशिश की है कि उनको हल किया जाए। लेकिन ये चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया गया, और बल्कि हमारा मॉडल जो है प्री प्राइमरी का, ये पूरे इंडिया में लागू किया गया। और उस समय जो मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर साहब, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी और मैंने अपना बारे में बताया था कि हम लोग ऐसा ऐसा काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसफ़र पॉलिसी भी तब बनी, क्योंकि हर समय हम लोग ट्रांसफ़र्स में ही उलझे रहते थे, काम नहीं कर पाते थे। तो वो काम भी किया। और तो आपको लग रहा है कि जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी आपके समय में अभी तक जो चल रही है कि ये ठीक है? बिल्कुल बढ़िया है। देखिए, अगर कोई टीचर एक स्कूल में जाता है तो कम से कम 3 साल मिनिमम उसको स्कूल में रहना पड़ेगा। उसके बाद ही वो एलिजिबल होगा कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में, जाने में। तो ठीक है, कुछ मौका तो मिलना चाहिए उसको काम करने का। ऐसा नहीं है कि हर 2-3 महीने के बाद वो और पास की जगह वैकेंसी में कोशिश करे कि मुझे अब यहाँ पे बदल दिया जाए। एजुकेशन के बाद आप ट्रांसपोर्ट मंत्री भी बनी। जी, ट्रांसपोर्ट में कुछ दिक्कतें रहीं, कोशिश तो की थी। जो अब नोटिसेस वगैरह जो इश्यूज थे वो भी हमने पूरे रेडी करे हुए थे, बट किसी वजह से नहीं हो पाया। जा रहा था कि लेकिन उस टाइम पॉलिटिकल प्रेशर था कोई? देखिए, बहुत सी बातें होती हैं जो मैं अब तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर था कि मेरे टाइम में 300 नई बसेस जो हैं वो नई हम डलवाने में कामयाब हो गए, क्योंकि मैं चाहती थी कि अगर कम्पीट करना है प्राइवेट बसेस के साथ तो हमें अपना जो है फ्लीट को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की 600 बसें, अगर हमारी हैं ही 100 बसें हैं, मान लीजिए अगर सरकारी बसें ही 100 हमारे पास, तो हम उनके साथ कैसे कम्पीट कर पाएंगे। आपके साथी मंत्री कह रहे हैं कि पिछले मुख्यमंत्री कंप्रोमाइज्ड मुख्यमंत्री थे। देखिए, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि उनके टाइम में भी बहुत अच्छे फैसले हुए हैं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, कुछ ज़रूर ऐसे थोड़ा मैं ये कहूँगी कि इतनी स्पीड में काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो अब आपके पास रेवेन्यू मिनिस्ट्री है, तो क्योंकि कहा जाता है कि जो पंजाबी में कहावत होती है कि करप्शन की माँ रेवेन्यू है, जहाँ यहीं से करप्शन शुरू होती है, पटवारी से लेके ऊपर तक। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई मास्टर प्लान आपने बनाया है, जब वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, ऐसे है, जैसे मैंने पहले कहा कि हर चीज़ को बदलने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। जहाँ आपने करप्शन की बात की है, मैं ये कहूँगी कि हम साथ में एक अच्छी बात ये है कि हम रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट जो है सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का काम करता है। हाँ, ये जो चीज़ है, हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत सारे लूप होल्स हैं इस डिपार्टमेंट में, लेकिन हम उनको सिर्फ टेक्निकली हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये चाहती हूँ कि ये जैसे कई जगह नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कहीं खराबा हो गया या कहीं वो हमें दिक्कत बहुत आती है, फिर भी किसान कोई ना कोई मुश्किल उनको ज़रूर रहती है कि हमारा खराबा कम आंका गया है, या मेरे साथ वाले का ज़्यादा था, मेरा कम जो है वो डाला, मुआवजा डाला गया, मुझे कम पैसे मिले।
सो सब चीज़ों का एक ही इलाज है कि हम इसको ड्रोन के द्वारा या ऊपर से सर्वे करके जितनी लैंड है उसका पूरे का सर्वे हो जाए, वीडियो सरफेस उनकी पिक्चर्स आ जाएं, उनका सारा पता चल जाए कि कितनी ज़मीन है, कितना वाकई में खराबा हुआ है। सो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट मैं करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि किसी फिज़िकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत ही ना पड़े और हम लोग वहीं से वेरीफाई कर लें कि इतना, और पिक्चर में सही जो है पिक्चर जो है वो आ जाए हमारे सामने। और इससे फ़ायदा ये भी होगा कि पूरे पंजाब का हमारे सामने जो है ये डाटा जो लेकिन है। गुलाबी सुंडी के मामले में कहा गया था कि दोनों ओर से जो सर्वे किया गया, ड्रोन के माध्यम से भी किया गया और फिजिकल, उसमें मेल नहीं खा रहे थे जो फिगर्स थी, जो डाटा था। फिर हमने दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन तीन बार किया जी, वो हो गया था ऐसा। लेकिन ये हर बार ही ऐसे होता है। जो पिछली मैंने अभी जब ब्रीफिंग में ले रही थी डिपार्टमेंट की, तो पहले भी 2020 में भी ऐसा बल्लुआना अमलोड एरिया में ऐसा फिर भी हुआ था। और आप हैरान होंगे कि वहाँ तब 74 करोड़ रुपए का 73-74 करोड़ रुपए का मुआवजा बनाया था, जो हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा है। तब वो दोबारा जब किया गया तो वो 37.5 करोड़ का बना। मैम, तो इसका मतलब है कि जो अधिकारी हैं आपके, जहाँ स्थानीय लोगों के साथ, जहाँ जिनके नुकसान, किसानों का नुकसान नहीं होता, उनके साथ मिलके वो डाटा डाल देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, लेकिन ये कहाँ है, हम किसी को भी ब्लेम मैं नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसी जगह और भी बहुत हैं, लूप होल्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट में हैं। लेकिन हम उनको सिर्फ मुझे लगता है जो आजकल जो गैजेट्स चले हैं, जो बहुत सेंसिटिव है इन चीज़ों को हैंडल करने में, हमें उनकी मैक्सिमम जो है उनको यूज़ करना चाहिए, मेरी ये मानना है। अब मैं कितने तक कर पाऊँगी इतने थोड़े समय में, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। आप मानती हैं कि 2022 का भी चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी ही सरकार का बने? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी का अपना सिस्टम है, डिसिप्लिन्ड पार्टी है, जिसकी भी जब भी हम मेजॉरिटी में हम आते हैं तो हम सभी से राय ली जाती है कि किसको आप चाहते हैं एज ए मुख्यमंत्री। नहीं, मेजॉरिटी में तो आने फिर फैसला हमारे लेकिन मेजॉरिटी में आने से पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो ऐलान कर दिया गया था, उस टाइम तो इलेक्शन भी नहीं हुआ उस था। समय हालात कुछ और होंगे। ये देखिए, ये फैसला हाईकमांड ने करना होता है। तो हमें इसका मतलब तो ये निकाल लिया जाए कि कोई चेहरा नहीं होगा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही होगी। ये मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि अभी तो हाईकमांड का प्रेरोगेटिव है, वो जैसे ठीक समझे वैसे वो कर सकते हैं। अच्छा, एक बात जो सबसे ज़्यादा लोगों को पिंच करती है पंजाब भर की तहसीलों में, तो तहसीलों में बिना पैसे दे कोई भी रजिस्ट्री नहीं होती। तो क्या मानती हैं कि कितने लेवल तक ये जो करप्शन है, पिछले 4.5 साल निकल गए और अब ये भी टाइम निकल गया, लेकिन जो परसेंटेज है वो बंद नहीं हो पाई? देखिए, ऐसे हैं कि जो कहते हैं ना कि पुराने जो चले आ रही आते हैं वो इतनी जल्दी जाती नहीं है, उनको टाइम लगता है जाने में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिसकी भी मेरे पास शिकायत आई उसको मैंने बिल्कुल भी जो इम्पोर्टेंट जगह थी उससे हटा दिया, जिसमें पब्लिक डीलिंग नहीं थी, वो वहाँ से मैंने हटा दिया। सो ये एक हमेशा से ये रहेगा, और मुझे लगता है कि जब तक ये डिपार्टमेंट है तब तक ये चीज़ रहेगी इसमें, कि ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए। मैम, ठीक है कि आते तो चलती रहती हैं, धीरे धीरे ख़त्म होंगी। आपके भी प्रयास चल रहे हैं कि किसी तरह तहसीलों में जो करप्शन है उसको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहीं यदि दूसरी बात की जाए तो एक नई स्कीम लॉन्च की पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने, घर के ऊपर के जो लाल लकीर के अंदर जो जितनी भी ज़मीन है उनके जो चाहे को किराएदार थे या कब्जेदार थे उनको दे दी जाए। ऐसे है कि ये एक बहुत अच्छी स्कीम है कि मेरा घर मेरे नाम। इसमें यह है कि जो लाल लकीर के अंदर रहने वाले लोग हैं, जैसे मोस्टली गांव में जो हैं,
उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ओनरशिप कार्ड नहीं होते हैं। सो हमने ये एक प्रयास किया है, कोशिश कर रहे हैं कि सभी ज़िलों में इनका सर्वे प्रॉपर करा के जो जहाँ जहाँ बैठा है, जो जहाँ जहाँ काबिज़ है कई सालों से, उसको ओनरशिप राइट्स दिए जाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो गवर्नमेंट की बेनिफिशरी स्कीम्स हैं उनको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर बैंक में लोन लेना हो या किसी को ज़रूरत है लोन की, तो वो घर का उसके पास क्योंकि ओनरशिप नहीं होती, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकता, क्योंकि बैंक वालों को डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सो एक इसका ये फ़ायदा होगा। और हम लोग ने ये शुरू किया था एज ए पायलट प्रोजेक्ट गुरदासपुर से, और अब ये बठिंडा और रोपड़ में भी चल रहा है। लेकिन इसमें एक बात आ रही थी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था या स्टेट गवर्नमेंट का? ये स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, ये वाला प्रोजेक्ट तो शहरों में भी लागू है या गाँव में भी? अभी तो सिर्फ गांव में ही है। तो ये जो कार्ड जो हैं, ये हमने काफ़ी कार्ड्स जो हैं 468 कार्ड जो हैं ये बांट भी दिए हैं। तो लॉन्चिंग हमने गुरदासपुर से ही की थी। हमने उस दिन 50 बेनिफिशरीज़ को ये ओनरशिप कार्ड दिए थे। सो एक बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन हमें सिर्फ एक दिक्कत है, थोड़ी सी आ रही है कि हमारे पास इतने ड्रोन्स नहीं हैं कि हम इतना जल्दी इसका सर्वे कर लें। वो भी हम बहुत जल्द इसको दूर कर रहे हैं कि हम हर ज़िले को ही प्रपोज़ल बना रहे हैं कि हर ज़िले ही अपने लिए एक ड्रोन ले ले। जैसे मैंने पहले बताया, उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो ये हमारी स्कीम पूरी कामयाब जल्दी हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा, ये जो नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, जो सुंडी का आ जाता है या किसी पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से, ये इसकी वजह से ओले गिरने की वजह से जो फसल ख़राब हो जाती है, उसका हम ज़िले में ही अपने ड्रोन चला के सर्वे जो है वो हो सकता है। इसके हमें काफ़ी फ़ायदा। जो घर वाली स्कीम है, तो आपको लग रहा है कि 42 दिन का समय, आज 18 तारीख है और 2 दिन बाद आपकी सरकार को 2 महीने पूरे हो जाएंगे, और कहा जा रहा है कि दिसंबर के एंड में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो लग रहा है कि लोगों को उतनी चीज़ें मिल पाएंगी जितनी आपने दिखा दी? देखिए, ऐसे है कि काम शुरू है, ऐसा नहीं है कि इस पे पर इलेक्शन कोड का कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये स्कीम जारी है। हमने ये नई स्कीम लॉन्च नहीं की है, ये ऑलरेडी चल रही है। सो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि आपकी देखरेख में तो तेज़ी पकड़ेगी, लेकिन उसके बाद तो फिर जो बेनिफिशरीज है वो तो स्टेट के लिए इलेक्शन कमीशन बंद कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि जिस भी ज़िले की कंप्लीट कार्ड्स हो जाएंगे उसको मिल जाएंगे, उसको तो मिल जाएंगे। हमने ही, लेकिन तब तक तो फिर रोक दिया जाएगा ना, जो कार्ड जहाँ पर भी बन गए, जहाँ पर भी पड़े हुए हैं तो वहीं पे पड़े रहेंगे, इलेक्शन के बाद ही। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी ये जो है, इसीलिए हमने कहा कि हम सारी जगह एक ही साथ जो ज़िले रह गए हैं इकट्ठा शुरू करवा दें, ताकि जल्दी से जल्दी वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये काम कंप्लीट कोड लगने से पहले हो जाएगा। कहा जा रहा था कि बारिश, जो भारी बारिश पिछले दिनों में पड़ी है, उसके कारण जो बासमती की फसल है उसका काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। ख़ास तौर पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ अमृतसर है, तरन तारण है, जो माझा का एरिया है वहाँ पे, जहाँ कुछ दुआबा का एरिया है। ऐसे था कि हमने डिप्टी कमिश्नर जो कंसर्न ज़िलों के हैं उनको भेजा हुआ है कि हमें पूरा सर्वे करा के हमें भेजा जाए। अभी तक वो हमारे पास कंपाइल नहीं हुआ है, सभी डिप्टी कमिश्नर्स ने हमारे पास नहीं भेजा अभी तक। सो जब भी हमारे पास आ जाए, तो इसका मतलब भी इस टर्नओवर में तो फिर नहीं, आ जाएगा बहुत जल्दी। हमने काफ़ी उनको कहा हुआ कि जल्दी से जल्दी करके भेजें। जैसे ही हमारे पास डाटा आ जाता है तो हम यहाँ से रिलीज़ कर। एक अनुमान के अनुसार कितना नुकसान हुआ होगा? अभी मैं कुछ आइडिया नहीं है मुझे कितना नुकसान हुआ, क्योंकि वो तो लैंड के ऊपर ही डिपेंड करता है कितनी हुई है, ख़राब हुई है। सो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फैसला लेंगे। तो लग रहा है कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट भी देखा, सारा कुछ डिपार्टमेंट भी पहले देखा, तो औरतों का पंजाब में उत्थान कुछ हुआ है, जहाँ औरतों ने जिस तरह से, चाहे वो राजनीति है, राजनीति में औरतें कम दिखाई दे रही हैं पहले के मुकाबले? नहीं, आपको शायद पता नहीं है
कि जो 50% आज हमारी सरपंच जो हैं वो लेडीज़ हैं। लेकिन कैबिनेट में तो दिखाई नहीं दे रही। कैबिनेट में शायद अगली कैबिनेट में हो। तो आशा की जा सकती है। आशा की पूरी आशा है कि हम और लेडीज़ जो हैं ये पॉलिटिक्स पे आएंगी और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं, करेंगी भी अगली कैबिनेट में। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये थे अरुणा चौधरी जो बता रहे थे कि आने वाली जो पंजाब की कैबिनेट होगी उनको आशा है कि जिस तरह से पहले 50% का रिजर्वेशन दे दिया गया, इसी तरह उस कैबिनेट में भी 50% औरतें होंगी। मैम, मंथन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।